सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 3 से 5 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक शुरू हो चुकी है। हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे बापू की पाती और सुनेंगे गांधी जी के जीवन प्रसंग से जुड़ी एक प्रेरक कहानी। उसके बाद हिंदी विषय में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है डरपोक रेलगाड़ी। फिर शब्द के भेद चैप्टर में हम लोग सीखेंगे शब्दों को पहचानना, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण। उसके बाद एक अक्षर से कई शब्द बनाना सीखेंगे। फिर गणित में हम लोग संख्याएं चैप्टर में जोड़ के कुछ उदाहरणों को देखेंगे और सीखेंगे 5 का पहाड़ा। उसके बाद हम लोग भिन्न के बारे में और जानेंगे। फिर शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता से संबंधित एक वीडियो देखेंगे, नई उड़ान। इस वीडियो को हम अपने मम्मी पापा और घर के सभी बड़ों के साथ देखेंगे। और सबसे अंत में हम लोग अंग्रेजी की क्लास में सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है राउंड एंड राउंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें ये गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता, कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए।
मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो ये था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं, राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी, और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है, तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। जब मस्ती और पढ़ाई मिल जाते हैं तब कितना मजा आता है ना। चलिए, वक्त हो गया है खेल खेल में कुछ सीखने का। तो बुला लीजिए अपने माता पिता को, भाई बहनों को और दोस्तों को। साथ मिलकर बैठेंगे तो और मजा आएगा। अच्छा, कॉपी पेन तो लेकर आ गए हैं ना। चलिए, आप अब तैयार हैं। शुरू करते हैं हिंदी की एक कहानी से, और उसके बाद हिंदी के हम कुछ खेल खेलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं कहानी। बिट्टू, ओ बिट्टू, जरा सुनो। हाँ काका, कहिए क्या हुआ। अरे बिटिया, जरा छोटी वाली कुदाल उठा तो दो, ये आम का पौधा लगा दूं। लेकिन काका, कुदाल रखी कहाँ है। अरे मौसी से पूछो, उन्होंने कुछ खोदने के लिए उठाई थी। मौसी, ओ मौसी, कुदाल कहाँ रखी है। बिट्टू, घर के पीछे रखी है। वहाँ क्यों रख दी, आप ही उठा दीजिए जरा।
अरे उसमें बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी तो मैंने वहाँ रख दी कि बारिश के पानी से धुलती रहेगी। अच्छा, तो आप जरा उठा दीजिए ना। क्यों बिट्टू, उठा लाओ ना, छोटी सी तो है। नहीं मौसी, आप ही ले आओ। क्या हुआ बिट्टू, तुम क्यों नहीं जा रही हो उठाने? अच्छा, मुझे समझ आ गया। बिट्टू को कहीं भी अकेला जाना हो तो उसे बहुत डर लगता है। हाँ काका, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। दोपहर का समय है और वहाँ कोई नहीं रहता, मुझे बहुत डर लगता है। अरे घर के पीछे ही तक तो जाना है। अरे बिट्टू के काका, मैं तो बहुत परेशान हूँ बिट्टू से। हर जगह मुझे जाना पड़ता है, कहीं अकेले नहीं जा सकती ये लड़की। बिटिया, तुमने तो मुझे डरपोक रेलगाड़ी की याद दिला दी। रेलगाड़ी भी कहीं डरपोक होती है भला? डरपोक रेलगाड़ी? यह काका की कोई नई कहानी होगी। बिल्कुल सही समझा तुमने। तो सुनना चाहोगे? हाँ हाँ, सुनाइए। हाँ काका, सुनाइए। कहानी तो सुना रहा हूँ बिट्टू, मगर ये मत सोचना कि तुम कुदाल लाने जाने से बच जाओगी। तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही, और वो भी अकेले। ठीक है काका, सुनाइए। हो सकता है मेरा डर कहानी सुनकर थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, तो सुनो। डरपोक रेलगाड़ी। लेखन भारती जगन्नाथन। चित्रांकन प्रीति कृष्णमूर्ति। हिंदी अनुवाद राजेश खर। नित्या नंदनी और श्रुति के लिए। क्या आप नई जगहें और अकेले घूमने से डरते हैं? नहीं ना? पर यह नया नवेला इंजन तो बहुत ही डरपोक है। अब अगर इंजन डरेगा तो रेलगाड़ी कैसे चलेगी? आइए देखें कि इस इंजन का डर कैसे दूर हुआ और रेलगाड़ी कैसे चली। जब नया नवेला इंजन रेल शेड में पहुंचा तो वहां खड़े पुराने इंजनों ने उसे खूब सराहा। उसके रंग और रूप की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, अरे तुम तो नई नई जगह घूमोगे, खूब यात्राएं और कारनामे करोगे। परंतु इंजन को नई जगह घूमने की इच्छा नहीं थी। वह तो घबराया हुआ था, सहमा हुआ सा, मानो डर से छोटा हो गया हो। उसका रेलवे शेड छोड़कर जाने का बिल्कुल मन भी नहीं था। जब मैदानों में गायें रंभाती थी वह सहम जाता था। दूसरे इंजनों के साथ रहने में ही उसे मजा आता था। जब कुत्ते भौंकते हुए उसकी ओर भागते तो वह डरता और उसका मन कहीं छुप जाने का होता था। पर वह छुपता कहाँ, और भला शेड में कब तक रहा जा सकता था। एक बूढ़े इंजन ने, जो देश भर में घूम चुका था, देखा कि यह नया इंजन कैसे डरा हुआ सा था। उसने समझाया कि नया इंजन उन गायों और कुत्तों से कितना बड़ा है। पर नए इंजन को विश्वास न हुआ। वह बोला, पर वे सभी कितने बलवान और खूंखार लगते हैं, मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगा। तुम अकेले कहाँ हो, इंजन चालक तो तुम्हारे साथ ही है। बूढ़े इंजन ने समझाया। इंजन गाड़ी के गार्ड को भी नहीं पहचानता था। वह देखने में भला आदमी लगता था और गाड़ी के चलने के समय हरी झंडी दिखाया करता था। इंजन को लगा कि भला यह छोटा सा आदमी मेरी क्या सहायता करेगा। वह चालक को भी पहचानता था और उसका दयालु चेहरा भी उसे अच्छा लगता था। जल्द ही वह दिन आ गया जब इंजन को अपनी पहली यात्रा के लिए शेड से बाहर लाया गया। इंजन को सागर के पास स्थित तमिलनाडु से चलकर देश के दूसरे छोर हिमालय के पर्वतों के पास स्थित जम्मू तक की लंबी यात्रा करनी थी। इंजन चालक बाबू ने कुछ बटन दबाए और कुछ चाबियों को घुमाया। बस इंजन पटरियों पर दौड़ने लगा, पर वह बहुत ही डरा हुआ था। नया इंजन डर के मारे चीखा। पर जानते हैं क्या हुआ? एक जोर की सीटी इंजन से निकली। दाना चुगती हुई कुछ मैनाएं शोर मचाते हुए उड़ गई। जैसे ही इंजन आगे बढ़ा, बिजली के तारों पर बैठे कौवे, गौरैया और दूसरी चिड़ियां डर के मारे उड़ निकली। इंजन हंसा कि ये सब उसे देखकर डर रही थी। उसके चलने से भूमि कांपने लगी और आसपास के सभी कुत्ते भागने लगे। यह तो कमाल हो गया। थोड़ी ही देर में इंजन अपने घर से दूर आ चुका था। तभी उसकी नजर सामने पटरी पर बैठे एक बड़े बैल पर पड़ी जो जुगाली कर रहा था। इंजन घबराया और डर के मारे उसके मुंह से एक जोर की चीख निकली और बैल ने अपनी दुम उठा जान बचाने के लिए दौड़ लगाई। इंजन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा और बलवान जीव उससे इस प्रकार डर सकता है। इंजन को साहस मिला और उसने तय किया कि अब वह किसी से नहीं डरेगा, शेर चीतों से भी नहीं। पता है आगे क्या हुआ? एक गुफा आई जिससे होकर इंजन को जाना था। गुफा में घुप अंधेरा था। इंजन चालक ने बिना किसी चिंता के कुछ बटन दबाए और इंजन की लाइट जला दी। इंजन चीखा, नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना। पर उसकी चीख एक लंबी सीटी बनकर गूंजी। उसकी बड़ी सी लाइट के प्रकाश से गुफा का अंधेरा भाग गया। जब इंजन गुफा की दूसरी ओर से बाहर आया तो उसने चैन की सांस लेकर एक लंबी सीटी बजाई।
अब इंजन का डर भाग गया था और उसे किसी से डर नहीं लग रहा था। अब नया इंजन बड़े मजे से खेतों, पुलों, जंगलों और पहाड़ों को पार करता हुआ दौड़ता जाता है। बीच बीच में वह खुशी से लंबी सीटी बजाता है और सबको पटरियों से दूर रहने को कहता है। क्या आपने उस इंजन की रेलगाड़ी की सवारी की है? तो बिटिया, डर खत्म हुआ? काका, इतनी जल्दी डर खत्म हो जाता तो क्या ही कहना था। हाँ, लेकिन थोड़ा ढांढस बंध गया है। मैं भी सीटी बजाते हुए जाती हूँ। हाँ बिट्टू, सीटी बजाते हुए जाओगी तो सभी डर कर भाग जाएंगे। हाँ मौसी, मैं यूं गई और यूं कुदाल लेकर आई। शू! अरे सीटी बजाकर तो दिखाओ। अरे काका, ये भी बजाकर दिखाना होगा फिर से। अच्छा ठीक है, लीजिए सुनिए, ये रही मेरी सीटी। सू! चलो, बिट्टू को कहानी सुनकर इतनी हिम्मत तो मिली। अरे बिट्टू के काका, बच्चे अपने आसपास से ही सारी चीजें सीखते हैं, चाहे वो चीजें अच्छी हो या बुरी। अब ये डरना भी उसने हम बड़ों से ही तो सीखा होगा। हाँ बिट्टू की मौसी, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। बच्चे अपने बड़े और आसपास के वातावरण से ही तो सीखते हैं, और जो बड़े करते हैं वही बच्चे उन्हें देखकर करने लगते हैं। लेकिन एक मिनट रुकना तुम, कहीं तुम्हारा इशारा तो मेरी तरफ नहीं है ना? मैं भी रात में बहुत कम निकलता हूँ। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन खुद समझ गए हैं तो अच्छी बात है। समझदार होते जा रहे हैं। काका, ये लीजिए कुदाल। बहुत बढ़िया बिट्टू, डर लगा तुम्हें? हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा। अच्छा लाओ, और ये लग गया आम का पेड़। बिट्टू, तुम 1-2 बार और अकेले जाओगी तो तुम्हारा डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है काका, मैं कोशिश करूंगी। तो बच्चों, आपको भी कई चीजें करने में डर लगता होगा। वो कौन सा काम है? क्या आप उन्हें दूर करने के लिए कुछ करते हैं? तो क्या करते हैं, बताइए। तो बिट्टू और बिट्टू की मौसी, अब है समय एक खेल का। बच्चों, आप भी तैयार हो ना? लेकिन खेल का नाम? खेल का नाम और खेल दोनों ही खेल कर पता लगेगा। ठीक है काका। तो आइए खेल शुरू करते हैं। शब्द के भेद। शब्द के भेद तो आप जानते ही होंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सभी शब्दों के भेद होते हैं और यही खेल हमारा है। इस खेल में हमें बताना होगा कि शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का वर्गीकरण करिए। अच्छा, तो हमें यहाँ पर वर्गीकरण करना है कि संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम कौन से शब्द हैं और विशेषण कौन से शब्द हैं। तो वे सर्वनाम, इसका मतलब जो संज्ञा की जगह पे उपयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो वे, यहाँ कोई नाम तो नहीं है, मतलब ये सर्वनाम है, इसे नाम की जगह उपयोग किया गया है। जिसे यहाँ पर भी नाम नहीं है, इसलिए सर्वनाम है। निडर, कोई निडर, कायर, साहसी, ये सारे विशेषण शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बता रहे हो। तो निडर होगा विशेषण। दायां, ये शायद संज्ञा शब्द है। अरे नहीं, ये तो संज्ञा शब्द नहीं है, तो शायद आम संज्ञा शब्द होगा। हाँ, आम का नाम तो उसका नाम ही है ना। रामायण, ये भी ग्रंथ का नाम है। मैं समझ गई, दायां विशेषण शब्द है। देखें ये सही है या नहीं। You are amazing. Thank you. आगे चलते हैं। अच्छा, गद्दे, खिड़की, कौन, हवाई जहाज, ये। तो हवाई जहाज तो नाम है,
रख देते हैं, इसे रख देते हैं संज्ञा। कौन, ये कौन सा शब्द होगा? ये संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है? चलिए संज्ञा पर रख के देखते हैं। हाँ, ये संज्ञा है। खिड़की, ये भी संज्ञा है। अच्छा, अच्छा तो अच्छा बुरा ये सब तो विशेषण होता है। हाँ, गद्दे, ये शायद सर्वनाम होगा। खिड़की तो रख दिया, कौन भी रख दिया, हवाई जहाज भी रख दिया। ये होगा सर्वनाम। देखें क्या ये सही है? Try again. ओह, ये दोनों हमने गलत जगह रखे हैं। तो कौन जाएगा यहाँ और गद्दे जाएगा यहाँ। अब देखें क्या ये सही है? थैंक यू। आगे चलते हैं। कार, जयपुर, आप, हिंदी, विशालतम, मुलायम। तो कार तो नाम हुआ, ये हो गया संज्ञा। जयपुर भी नाम हुआ, एक जगह का नाम ही है ना जयपुर। आप सर्वनाम होगा क्योंकि नाम तो है नहीं यहाँ पे। हिंदी विशेषण होगा। विशालतम भी विशेषण होगा, विशाल, लेकिन नाम भी तो होता है, तो विशालतम शायद नाम भी होगा। अब देखें। Come on, you can do better. Try again. Yes, I can do better. हिंदी, अच्छा हिंदी नाम है, ठीक है। और विशालतम तो सही था, तो यहाँ पे क्या आएगा? अरे मुलायम भी तो बचा था। देखिए अब सही है। Good job. थैंक यू। आगे चले। नीम, प्रगति, यह, नाव, खट्टा, तुम। तुम यहाँ नाम नहीं है यानी सर्वनाम है। यह नाम नहीं है यानी सर्वनाम शब्द है। नीम, नीम तो पेड़ का नाम है, एक संज्ञा है। प्रगति भी नाम है, किसी का नाम तो होगा ही प्रगति, ये भी नाम है। नाव नाम हुआ, नाव का नाम नाव है ना। खट्टा विशेषण होगा। अब देखिए क्या सही है। That's very good. आगे चलें। अरे वाह, यह खेल खेल कर तो बहुत ही मजा आया। खेल लिया खेल। वाह काका, यह खेल जितना मजेदार था उतना ही मेरे लिए मददगार भी था। मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल था, मैंने बचपन में ये सब पढ़ा था। कोई बात नहीं है बिट्टू की मौसी, खेल में समय तो लगता ही है। सबसे बड़ी बात ये है कि तुम दोनों ने खेल को पूरे मन से और मजे से खेला। बिट्टू, तुम्हें तो स्कूल में ये सब पढ़ाते होंगे। हाँ मौसी, मुझे स्कूल में भी यह शब्दों के भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण बताया जाता है। तो अब लॉकडाउन के समय में थोड़ा रिवीजन हो गया। शब्दों से याद आया, आज तो बिट्टू की बारी है। हाँ, मुझे तो पहले से याद है। आज आप दोनों मेरी भरपूर खिंचाई कर रहे हैं। पहले मुझे कुदाल लेने भेजा, अब एक ये। इसका मतलब तुम समझ गई कि तुम्हारी कौन सी बारी है? हाँ, मुझे भी यही लगता है। हाँ काका, मैं समझ गई और मैंने पहले ही सोच सोच कर सारे शब्द अपनी कॉपी में लिख लिए थे। लेकिन कौन से अक्षर से लिखें? वही मौसी, ड से। बहुत बढ़िया बिट्टू, तो देर किस बात की है, सुनाओ। लेकिन याद रहे, टीवी देख रहे बच्चों ने भी लिख लिए होंगे शब्द और वे भी मिला रहे होंगे, संभल कर। तो मौसी और काका आप गिनना शुरू कीजिए,
बच्चों, आपने भी ड से बहुत सारे शब्द बनाए होंगे। मैं यहाँ अपने शब्द स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। आप देखिए मैंने कौन कौन से शब्द लिखे हैं। मैं पढ़कर बता रही हूँ, आप लोग गिनती करते जाना कि मैंने आपसे कम शब्द लिखे हैं या ज्यादा। ठीक है बिट्टू, बोलो। हाँ बिट्टू, तो शुरू करो। डंक, डंका, डंडा, डंडे, डकारना, डकैत, डकैती, डग, डगमग, डगमगाना, डगर, डटना, डढ़ियल, डपट, डपटते, डफली, डबडबाती, डबल रोटी, डर, डरना, डरा, डराना, डरावना, डरे, डरो, डला, डस, डांटना, डाक, डाक खाना, डाकघर, डाका, डाकिया, डाकू, डॉक्टर, डाढ़, डायरिया और डायरी, डाल, डालना, डालियां, डाली, डिजिटल, डिपो, डिब्बा, डिब्बी, डींग, डीजल, डील डॉल, डुबकी, डूबना, डेढ़, डेरा, डेरी, डोर, डोरा, डोरियों, डोरी, डोसा, डोलना। अरे वाह बिट्टू, तुमने तो कमाल ही कर दिया, इतने सारे शब्द लिख लिए। हाँ भाई, बिट्टू ने मेहनत तो बहुत की है। काका, लेकिन कल आपको यह मेहनत करनी पड़ेगी, बख्शा नहीं जाएगा किसी को। अरे बिट्टू, वो तो देख लेंगे बाद में। तो बच्चों, पहले तो आपको भी लगा होगा कि ड से बहुत कम शब्द होते हैं, लेकिन बिट्टू ने इतने सारे शब्द बता दिए, तो सोचिए और कितने शब्द होते होंगे। क्या आप अक्षर य से शब्द बता सकते हैं? अगले एपिसोड में काका इससे शब्द बताने वाले हैं। देखिएगा कहीं आपसे ज्यादा ना बना लें वो। तो आप भी य से शब्दों की अपनी सूची तैयार रखिएगा। हाय वाह, कितनी मनोरंजक कहानी थी और उसके बाद के खेल भी कितने बढ़िया थे। मैंने तो हिंदी में काफी कुछ सीख लिया है। आपने क्या क्या सीखा? चलिए, हिंदी की बातें तो बहुत हो गई, अब चलते हैं गणित की ओर। गणित के कुछ खेल खेल कर देखते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आइए आज हम चित्र पहेली हल करते हैं। यहाँ देखिए, एक आम की कीमत को 2 से जोड़ने पर 5 प्राप्त हो रहा है। तो हमें एक आम धन एक आम बराबर बताना है कितना है। तो सबसे पहले तो हम एक आम की कीमत निकालेंगे, तभी तो हमें 2 की पता चलेगी। तो एक आम की कीमत कैसे निकालें? यहाँ देखिए, एक आम को 2 से जोड़ने पे 5 है। अगर हम इस 5 से 2 को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि एक आम कितने का। तो करते हैं, 5 से 2 जाने पर जी हाँ 3 प्राप्त होगा, अर्थात एक आम हुआ 3 का। देखिए 3 और 2 को मिलाने पे 5 मिल रहा है ना। तो एक आम 3 का है, तो ये 2 आम कितने के? 3 का एक आम। तो 3 धन 3 बराबर कितना? 6। वेरी गुड। इसका मतलब आपको ये पहेली बन गई। आइए अब हम अगली पहेली हल करते हैं। अरे वाह, इसमें तो हमारे पास कुछ शरीफा है और कुछ आम। तो एक शरीफा को 5 से घटाने पर प्राप्त हो रहा है 4, और शरीफा और आम को जोड़ने पर 15 मिलते हैं, और आम अकेला हमें बताना है कितने का है। ठीक है, तो सबसे पहले तो
हम इस बीच वाली पहेली को देखते हैं। देखिए, ये तो बड़ी मुश्किल है, इसे तो हम हल नहीं कर सकते, इसलिए हम सबसे पहले ऊपर वाली पहेली पे जाते हैं। अब तो यहाँ देखिए, एक शरीफा को 5 से घटा दिया जाता है तो 4 प्राप्त हो जाता है। अब अगर मैं इस 5 को 4 में जोड़ूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना अंक घटाना है, इसलिए 9 घटाना है। देखो, 9 से 5 को घटाने पर 4 आता है। तो इस तरह एक शरीफा 9 का हुआ। ठीक है, तो अब 9 शरीफा के स्थान पे और फिर आम जोड़ने पर मिलते हैं 15। तो अगर मैं इस 9 को 15 से घटाऊं तो मुझे पता चलेगा कि एक आम कितने का है। देखो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आया ना 6। तो इस तरह एक आम 6 का है, अतः एक आम की कीमत है 6। तो इस तरह एक शरीफा 9 रुपए का और एक आम की कीमत 6 हुई। चित्र पहेली नंबर 3। यहाँ पर 5 गुना शरीफा बराबर 20 प्राप्त होता है, यानी 5 में शरीफा का गुना कर दें तो 20 आ रहा है, और यहाँ शरीफा की कीमत में 7 का गुना करने पर कितना आएगा ये बताना है। ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर जब भी आपको गुना दिया हो और आपको किसी एक वस्तु की कीमत निकालनी हो तो 20 से या किसी भी संख्या से उसका भाग दो। यहाँ पर 20 है तो 20 से हमें 5 का भाग देना होगा, तो हमें एक शरीफा की कीमत ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरह 5 का पढ़ो पहाड़ा कितने बार जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौके 20। तो इस तरह 4 बार गया, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। 4 का गुणा 7 में करने पर कितना प्राप्त होगा? पढ़ो पहाड़ा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छीन 24 और 4 सत्ते 28। इसका मतलब एक शरीफा और 7 का गुणा 28 है। ये रहा हमारा उत्तर। आइए अगली चित्र पहेली देखते हैं। चित्र पहेली नंबर 4। अरे वाह, इसमें तो और मजेदार नारियल आ गया। एक नारियल को 8 से गुणा करने पर 72 मिल रहा है। और देखो तो अंगूर भी है। अंगूर के गुच्छे को 7 में जोड़ने पर 12 प्राप्त होते हैं, और हमें बताना है कि नारियल को अंगूर के गुच्छे से घटाने पर क्या मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये नारियल और 8 का गुना हो रहा है 72, तो हम निकाल सकते हैं ना एक नारियल की कीमत। दी गई संख्या से भाग कर देते हैं, तो 72 से 8 का भाग कितनी बार गया? बिल्कुल 9 बार। तो इस तरह एक नारियल हो गया 9 रुपए का, तो 9 गुना 8 72 हो गए। अब यहाँ देखिए, अंगूर का गुच्छा धन 7 बराबर हो रहा है 12, तो एक अंगूर कितने का है? तो इसके लिए तो वही तरीका है, 12 से 7 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि अंगूर कितने का। तो 12 से 7 जाने पर 7, 8, 9, 10, 11, 12 5 प्राप्त होते हैं, इसलिए एक अंगूर का गुच्छा 5 का है। इसका मतलब अंगूर के गुच्छे की कीमत तो 5 है। अरे अब ये बहुत आसान है। अब हम बता सकते हैं कि एक नारियल को अंगूर के गुच्छे से घटाने पर कितना मिलेगा। नारियल की कीमत है 9 और अंगूर के गुच्छे की कीमत है 5। तो इस तरह 9 से 5 जाने पर, जी हाँ बिल्कुल सही, 9 से 5 जाने पर 4 प्राप्त होता है। बहुत अच्छे, हमने सारी चित्र पहेलियां हल कर ली। अब आपकी बारी है। ठीक है, फिर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, पर उससे पहले आपको 2, 3 और 4 के पहाड़े अच्छे से पता होने चाहिए। पता है ना? अगर नहीं पता है तो आप 2, 3 और 4 का पहाड़ा जरूर पढ़ें। आज हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। मेरे साथ सोनू है। सोनू ध्यान से सुनेगा जब मैं 5 का पहाड़ा पढ़ूंगी, और उसके बाद सोनू मेरे साथ दोहराएगा किस तरह से पढ़ना है, और आपको भी साथ में दोहराना है। ठीक है? तो सबसे पहले आप सुनिए मैं कैसे पढ़ती हूँ ये 5 का पहाड़ा।
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंचे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नम्मे 45 और 5 दहाई 50। तो अब सोनू भी साथ में दोहराने वाला है। चलो सोनू शुरू करते हैं, आप भी साथ में दोहराइए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, वेरी गुड। 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 छक्के 35, वेरी गुड। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 नम्मे 45, 5 नम्मे 45, 5 दहाई 50, 5 दहाई 50। वेरी गुड। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आप सबने खाना वाना खा लिया? क्या खाया आज खाने में? रोटियां खाई क्या? अच्छा बताओ, आपके पास कितनी रोटियां थी? एक या एक और आधा, या फिर एक और एक चौथाई? क्या आप जानते हैं कि जब आप रोटी को भागों में तोड़ते हैं तो आप असल में भिन्न सीख रहे होते हैं। आइए जाने भिन्न के बारे में थोड़ा और। क्या आप इस आकृति को देख सकते हैं? ये कौन सी आकृति है? हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। यह एक वर्ग है। आइए हम इस वर्ग को 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। मैं इनमें से एक हिस्से को एक कागज पर रख लेती हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि मैंने कागज पर वर्ग का कितना हिस्सा रखा? मैंने वर्ग को 4 भागों में बांटा और उसमें से एक हिस्से को कागज पर रख दिया, मतलब मैंने वर्ग का 1/4 भाग निकाल दिया। यह एक भिन्न है और इसे 1/4 ऐसे लिखा जाता है। अब अगर मैंने इन 4 भागों में से 2 को कागज पर रखा, फिर मैंने कितना भाग निकाला है? इस बार मैंने 2/4 भाग निकाला है, यानी 2/4। यह भिन्न 2/4 के रूप में लिखी जाएगी। और जब मैं कागज पर 4 में से 3 भाग निकालूं तो यहाँ भिन्न 3/4 है। आइए अब हम अलग अलग आकृतियों को देखें और अधिक भिन्नों को समझें। यहाँ एक और आकृति है। क्या आप जानते हैं कि यह किसकी आकृति है? जी हाँ, यह एक षटकोण या षटभुज है। हम इस षटभुज को 6 बराबर भागों में बांटते हैं। आइए इन 6 भागों में से एक भाग को कागज पर रखते हैं। षटभुज का यह कौन सा भाग है? चूंकि हमने षटभुज के 6 भागों में से एक भाग लिया, इसलिए यह टुकड़ा 1/6 को दिखाता है। अब यदि हम किसी अन्य कागज पर 3 भाग डालते हैं तो क्या होगा? ये टुकड़े षटभुज के 3/6 भाग को दर्शाते हैं। यह भिन्न 3/6 द्वारा दर्शाया गया है। अब यदि हम कागज पर षटभुज के 5 भागों को रखते तो क्या होता? हमने कागज पर कितना भाग डाला है? हमने षटभुज के 5/6 भाग को डाला है। यह 5/6 भिन्न द्वारा दर्शाया गया है। आइए अब हम षटभुज के सभी भागों को कागज पर रखें। इसका क्या मतलब है? हमारे पास षटभुज के 6 भाग थे और हमने 6 भागों को कागज पर रख दिया। लेकिन देखो, जब आप षटभुज के सभी भागों को रखते हैं तो आपको क्या मिलता है? बेशक आपको एक पूर्ण षटभुज मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि भिन्न 6/6 वास्तव में 1 के बराबर है। अब हमने आकृति के सभी भागों को लिया तो हमें
एक पूर्ण आकृति मिली ना एक पूर्ण आकृति। इसका मतलब है कि जब हम 6 भागों में से 4 या 5 भागों को लेते हैं तो इस तरह से 4/6 या 5/6 लेते हैं तो इस भिन्न का मान 1 से हमेशा कम होता है। यदि भिन्न में अंश का मान हर से कम है तो वह भिन्न हमेशा 1 से कम ही होती है। आप भी इस तरह के भिन्न बनाने की कोशिश कीजिए। आप कागज को काट सकते हैं और आकृतियों के बराबर बराबर हिस्से बना सकते हैं और अलग अलग तरह के भिन्न देख सकते हैं। हम आने वाले दिनों में भिन्नों के बारे में और नई नई रोचक चीजों को देखेंगे, इसलिए देखते रहिए और सीखते रहिए। हेलो बच्चों, आइए आज हम भिन्न के सवाल हल करते हैं। सवाल है, रहीम चाचा ने अपने 4 बच्चों के लिए एक हलवे का टुकड़ा खरीदा। अगर चाचा ने सभी बच्चों को समान टुकड़े दिए हों तो प्रत्येक बच्चे को हलवे का कितना हिस्सा मिला होगा? आइए इसे हल करते हैं। ये है एक हलवे का टुकड़ा। रहीम चाचा ने अपने 4 बच्चों के लिए एक हलवे का टुकड़ा खरीदा है, ये रहा। और चाचा ने इसके कितने हिस्से किए हैं? 4 समान टुकड़े किए इस तरह से। तो कुल हिस्से कितने हैं और प्रत्येक को कितना हिस्सा मिलेगा, सब कुछ पता करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता करना होगा कि कुल किए गए हिस्से हैं कितने। देखिए, 1 2 3 4 है, इसलिए कुल किए गए हिस्से बराबर है 4। अब प्रत्येक को कितना हिस्सा मिला? तो देखिए, ये रहा एक हिस्सा, इसे हम ऊपर की तरफ लिखेंगे। इस सीधी रेखा के नीचे आया 4 और ऊपर आया 1। अंश में 1 और हर में 4 है, तो यह है 1/4। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रामू ने अपने खेत के 9 समान हिस्से किए, कुछ इस प्रकार से, और वह अपने खेत में सब्जी उगा रहा है। तो हमें बताना है कि रामू कितने हिस्से में आलू उगा रहा है, रामू कितने हिस्से में बैगन उगा रहा है और रामू कितने हिस्से में टमाटर उगा रहा है। शुरू करते हैं। ये है 9 हिस्से और गिन के देखिए कितने हैं, 9 ही है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ टमाटर, बैगन, आलू, मिर्ची, पालक सब कुछ लगा हुआ है। तो कुल खेती के समान हिस्से हैं 9। 9 कुल है, इसलिए वह हर है, तो हर बराबर 9 है। इसे हम सीधी रेखा के नीचे की तरफ लिखेंगे। रामू कितने हिस्से में आलू उगा रहा है? देखिए, ये रहा पहला हिस्सा और ये दूसरा, इसलिए रामू 1 और 1 2 हिस्से में आलू उगा रहा है, तो 2 हम अंश में लिखेंगे इस तरह से। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि रामू कितने हिस्सों में टमाटर उगा रहा है। देखिए तो टमाटर कितने हिस्सों में है। ये रहा 1, ये 2 और ये 3। ये 3 हिस्से हैं। ये 3 हम कहाँ लिखेंगे? अंश में लिखेंगे, सीधी रेखा के ऊपर। तो इस तरह रामू 3/9 हिस्सों में टमाटर लगा रहा है। और अब तीसरा प्रश्न है, रामू कितने हिस्से में पालक लगा रहा है। ठीक है, तो पालक कितने हिस्से में उगाने वाला है, ये आप स्वयं पता कीजिए और बताइए कि क्या आप बताएंगे कि रामू सबसे ज्यादा किस हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है। पता करके बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है, राजू को अपने घर से स्कूल पहुंचने के लिए 500 मीटर का पैदल सफर करना पड़ता है। अगर राजू आधा अंतर चलकर थोड़ा आराम करता है तो वह कितने मीटर पर आराम करता है। देखिए, ये है हमारे
राजू का घर। यहाँ से राजू पैदल पैदल स्कूल की तरफ जाता है, जहाँ उसके कुछ दोस्त भी खड़े हैं। देखिए, और ये दूरी उसके घर से स्कूल की कुल है 500 मीटर। तो 500 मीटर का आधा करना है हमें। ये रहा आधा अंतर, वो यहाँ तक चल लेता है, फिर रुक जाता है थोड़ा सा। तो बताइए आधा अंतर मतलब कितना? आइए इसे देखते हैं। आधा यानी 2 समान हिस्से करना और एक हिस्से को बचा लेना। अब आधा यानी 2 समान हिस्से करना और एक हिस्सा ले लेना। तो देखिए, ये हुआ 500 मीटर का आधा हिस्सा। कैसे निकलेगा? 500 मीटर गुना आधा, और 500 मीटर एकम 500 मीटर और भाग में पहुंच गया 2। चलो भाग करते हैं। 2 का भाग 5 में देंगे तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा और 1 बचेगा, तो 10 यानी 2 पंचे 10 और ये 0। इस तरह 250। तो ये पूरा है 500 मीटर और आधा अंतर है 250 मीटर। इसका मतलब है राजू 250 मीटर पर आराम करता है। हम दूसरे सवालों के साथ फिर मिलेंगे। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है राउंड एंड राउंड। इस कहानी के लेखक हैं माधव चव्हाण और चित्रकार है रुजुता घाटे। कहानी के नाम से तो लग रहा है कि इस कहानी में शायद सारी गोल वस्तुओं के बारे में बात की होगी, पता नहीं। चलो देखते हैं साथ में और सुनते हैं ये कहानी। Why are wheels round? This bus does not move. Why are bangles round? I will not buy square bangles. Why is a chapati round? It is not round when I try to roll it. Why is your bindi round? Do you think this bindi looks nice? Why are eyes round? They are round and they are big. Why is 0 round? I don't know. मैं कहानी अपने कॉपी में लिखना भूल ही गई, इसीलिए मैं इसे वापस सुनूंगी। Why are wheels round? This bus does not move. Why are bangles round? I will not buy square bangles. Why is a chapati round? It is not round when I try to roll it. Why is your bindi round? Do you think this bindi looks nice? Why are eyes round? They are round and they are big. Why is 0 round? I don't know. यह कहानी तो बढ़िया थी, सुनने में मजा आया। इस कहानी में बहुत सारी गोल चीजों के बारे में सवाल पूछे गए और जवाब भी दिए गए। सारे सवाल और जवाब एकदम अनोखे तरीके से प्रस्तुत किए गए थे। मैंने इन्हें अपने कॉपी में लिख लिया है। अब इसे प्रैक्टिस करके अपने घर वालों को सुनाती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है जी आज। अपना पिंटू जो हमेशा पीछे खड़ा रहता था, वो सबको सिखा रहा है। हम कहे थे ना, हम पूछेंगे तो वो सीखेगा। पिंटू, बात की बात ये है कि बच्चे हमारे हैं तो ध्यान भी हमें ही देना होगा। हमने तो सीख लिया, अब आपकी बारी है।
आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।